हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी स्टडीज़ काफ़ी अच्छी चल रही है। सो आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ ये क्लास 12th एनसीईआरटी का है। और अगर आप लोग नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th और 12th की एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है नीट एग्जाम के लिए। सो आई एम हेयर इन दिस यूट्यूब चैनल डीलिंग विद इट। ओके, सो बेसिक पढ़ते हैं आज डीएनए के बारे में कि डीएनए एक्चुअली में होता क्या है और डीएनए की जो चेन बनती है वो बनती कैसे है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा तभी हम समझ पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ डीएनए। सो डीएनए की फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये काफी लॉन्ग पॉलीमर होता है। अब ये कैसे कैसे पॉलीमर होता है ये पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर। तो सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, अब जो लेंथ होती है डीएनए की उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो जो लेंथ होती है डीएनए की, लेंथ ऑफ डीएनए डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं और बेस पेयर प्रेजेंट इन इट, जितने न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर उसमें प्रेजेंट हैं उनके नंबर से हम डीएनए का लेंथ बताते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, बेस पेयर क्या हैं, ये सब हम अभी डिटेल में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर के जो है न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जो शुगर होगा पेंटोज शुगर होगा, जैसे राइबोज शुगर होता है इसमें यूज, नाइट्रोजिनस बेस होगा और फॉस्फेट होगा। ठीक है, अब पेंटोज शुगर आप समझ रहे हैं, फॉस्फेट आप समझ रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजिनस बेस क्या है? तो नाइट्रोजिनस बेस फर्दर जो है टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ठीक है, तो अब थोड़ा समझेंगे नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। तो एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर के बनता है 3 कंपोनेंट से। ठीक है, दैट इज नाइट्रोजिनस बेस फर्स्ट ऑफ ऑल। जो सेकंड हो गया आपका वो होता है पेंटोज शुगर। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। इन सब से मिलकर के जो है न्यूक्लियोटाइड बनता है, यानी न्यूक्लियोटाइड की एक जो चेन बनती है न्यूक्लियोटाइड की 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनती है। वो कंपोनेंट क्या है? फर्स्ट वन इज नाइट्रोजिनस बेस, सेकेंड वन इज पेंटोज शुगर और थर्ड है आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फर्दर जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का, किस तरह से न्यूक्लियोटाइड का जो है फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं दिस फर्स्ट वन, इसमें फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये पेंटोज शुगर है। देखिए 1 2 3 4 5 ये पेंटोज शुगर है। और ये जो थर्ड वन आप, ये सेकंड वन आप देख रहे हैं, सेकंड वाला, ये नाइट्रोजिनस बेस, यानी प्यूरिन पिरिमिडिन में से कोई भी एक हो सकता है। अब प्यूरिन्स में क्या आते हैं, पिरिमिडिन्स में क्या आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। एटीजीसी, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ये हम पढ़ेंगे डीएनए के केस में। ठीक है, तो ये सारे आते हैं। तो इस तरह से लिंक होते हैं यहाँ आपस में, जिसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो इस तरह से। ठीक है, इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक, अब नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज प्यूरिन एंड सेकंड वन इज पिरिमिडिन्स। अब प्यूरिन्स के अंदर क्या आते हैं, पिरिमिडिन्स में क्या आते हैं, ये भी फर्दर डिवाइड है। प्यूरिन्स में अगर हम देखेंगे तो इसमें आता है एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स में आता है साइटोसिन एंड थाइमिन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से होते हैं, दैट इज प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। और प्यूरिन्स में भी क्या क्या होते हैं, प्यूरिन्स में एडेनिन, ग्वानिन आता है और पिरिमिडिन्स में साइटोसिन और थाइमिन आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। यही नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, इनका भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एडेनिन का, ग्वानिन का, साइटोसिन का, थाइमिन का। ठीक है, और ये तो डीएनए की बात करी हमने, लेकिन पिरिमिडिन में यूरेसिल भी आता है। लेकिन यूरेसिल आपको डीएनए में देखने को नहीं मिलता, यूरेसिल देखने को मिलता है आपको आरएनए में। ठीक है,
आरएनए के केस में हमें यूरेसिल देखने को मिलता है किसकी प्लेस पे, थायमिन की जगह, यानी कि जो थायमिन है, थायमिन के प्लेस पे जो डीएनए में देखने को मिलता है थायमिन, तो उसकी प्लेस पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, आरएनए में आपको थायमिन की जगह पे यूरेसिल दिखेगा और डीएनए में हमें थायमिन देखने को मिलता है। ये चीज हमें थोड़ा ध्यान रखनी होगी आपको। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक और बार आपको बता देती हूं कि यूरेसिल देखने को मिलता है आरएनए में, आई होप राइटिंग आपको अच्छे से समझ में आ रही हो, और थायमिन देखने को मिलता है हमें डीएनए में। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपके लिए स्लाइड में लिखा भी है दैट थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए ओनली एंड यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थायमिन, यानी कि यूरेसिल थायमिन की जगह प्रेजेंट होता है आरएनए में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब नाइट्रोजिनस बेस के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। हमने डायग्राम में भी देखा था कि नाइट्रोजिनस बेस, सेम वही डायग्राम जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमने इसमें देखा था कि किस तरह से यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजिनस बेस है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ये पेंटोस शुगर से जुड़ा हुआ है एक बॉन्ड से, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, तो इस बॉन्ड को कहते क्या है, नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोस शुगर। ये जो पेंटोस शुगर है इससे नाइट्रोजिनस बेस लिंक है टू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। कौन सी बॉन्ड से लिंक है, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं जिससे कि ये नाइट्रोजिनस बेस पेंटोस शुगर से जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये वो बॉन्ड है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या कौन से लिंकेज से जो है नाइट्रोजिनस बेस पेंटोस शुगर से, दैट इज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये इसके साथ मिलकर के बनाता क्या है कि ये नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस, और ये जुड़ गया पेंटोस शुगर के साथ। तो इसके साथ मिलकर के ये क्या फॉर्म करता है, ये बना रहा है आपका, ये बनाएगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, ये आपको ध्यान रखना है। और जब यही न्यूक्लियोसाइड जुड़ जाता है फॉस्फेट ग्रुप से तो ये बनाता है न्यूक्लियोटाइड। यानी कि न्यूक्लियोसाइड अगर जुड़ गया फॉस्फेट ग्रुप से तो अब ये बना देगा न्यूक्लियोटाइड। जो हम न्यूक्लियोटाइड चेन पढ़ रहे थे हमने यही तो देखा। देखो न्यूक्लियोटाइड चेन क्या है कि ये जो नाइट्रोजिनस बेस पेंटोस शुगर से जुड़ा हुआ है ये अब इससे जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो फाइनली न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इट फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू कि जो नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, ये जो है एक बॉन्ड से, एक लिंकेज से जुड़ते हैं। ये जो लिंकेज है इसे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये दोनों मिलकर के फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोसाइड। फर्दर न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ता है और बनाता है न्यूक्लियोटाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है? ठीक है, अगर आप ध्यान से, पॉली मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, पॉली मीन्स बहुत सारे। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तो उसी को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहेंगे, राइट? ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हम उसी को कहेंगे। पॉलीमर होगा न्यूक्लियोटाइड का, बहुत सारे पॉलीमर्स जो है न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ेंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो हमने पीछे डायग्राम देखा था उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि जो पेंटोस शुगर है, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, यही हमने देखा था। अभी आप एक चेन पे आएंगे, आपको यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड की चेन्स दिख रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिख रही है। फर्स्ट वन ये और सेकेंड वन ये। तो अभी हम सिर्फ पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे आते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अगर देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे ये वाला पोर्शन, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, यहां से माने चाहे यहां वहां से माने, दैट्स योर चॉइस। ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड मान सकते हैं आप इसे, दिस वन थर्ड न्यूक्लियोटाइड, और ये वाला फोर्थ न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे जब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जा रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सेम ऐसी सेकेंड चेन में भी आपको क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिख रही है, फर्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, और सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये 2 चेन आपको दिख रही है। फर्स्ट आप ये समझो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं, उसी को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किससे जुड़ते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे जुड़ते हैं, तो इनके बीच में होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको दिख रहा होगा ये एक न्यूक्लियोटाइड है फॉस्फेट के साथ, और ये जुड़ा हुआ है इधर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, ये बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा लिंकेज होता है, ये होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये आपको ध्यान रखना है। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ, और इस तरह से जो है आगे न्यूक्लियोटाइड जो चेन है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि किस तरह से फॉस्फोन्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। चलिए अब देखते हैं डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये तो हमने देख लिया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी हुई है। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये कुछ इस तरह से बनती है। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी ये एक चेन है। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे फर्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये सेकंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। ये आपस में जुड़ी हुई है क्योंकि हम डीएनए को पढ़ते हैं। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल तभी तो बनेंगे जब 2 चेन्स आपस में लिंक होंगी या ज्वाइन होंगी। तो हम इसमें जो नाइट्रोजिनस बेस पढ़ते हैं ATGC, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो यहाँ पे हाँ एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो जुड़ते हैं कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, जो एडेनिन होता है आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ए या आप याद कर लीजिए ATGC, ठीक है। अभी हम ये डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ही पढ़ेंगे। ये जो आप डायग्राम आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो C और G है इसके बीच में इस तरह से 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। ऐसे आप A और T के बीच में डबल बॉन्ड देख रहे हैं। तो ये अभी हम पढ़ेंगे डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर में कि इनके बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या क्या इसका कैसे कैसे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि AT डबल बॉन्ड और GC में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया है, इट्स स्ट्रक्चर S, ठीक है। चलिए, तो डीएनए एज एसिडिक सब्सटेंस, डीएनए को एज अ एसिडिक सब्सटेंस डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को एज अ एसिडिक सब्सटेंस बताया और जो डीएनए का डबल हेलिक स्ट्रक्चर है वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो इसलिए कई बार वॉटसन एंड क्रिक मॉडल से भी इसको कहा जाता है कि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसी को वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो जो डीएनए की अगर हम बात करें तो इसमें 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब एंटी मतलब अपोजिट। अगर ये डायग्राम आप देखते हैं डीएनए का, ये डायग्राम है डीएनए का,
तो इसमें आप देखेंगे ये डीएनए का एक हेलिक्स है और हमेशा कुछ इसके रूल्स होते हैं। डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं वो एंटी पैरेलल मतलब अगर ये 5' एंड है, ठीक है, इसका तो इसका दूसरा एंड होगा वो होगा 3', ठीक है, और ये 5' है तो इधर 3' होगा और इधर 5' होगा, ठीक है। तो एंटी पैरेलल होते हैं अपोजिट, आपको कभी भी ऐसे नहीं दिखेगा कि जो है 5' साथ साथ में हो, ठीक है, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है इसमें। एंटी पैरेलल होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक। जो पिच होती है हेलिक्स की वो होती है 3.4 nm, ठीक है। पिच कितनी होती है डीएनए की, ये चीजें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी है। पिच ऑफ डीएनए इज 3.4 nm एंड हैविंग रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। यानी कि अगर हम बात करें तो डीएनए जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसमें 1 टर्न, एक टर्न की अगर हम बात करें तो 1 टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। अब बेस पेयर क्या होता है, देखिए हमने कहा एडेनिन डबल बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ता है। तो इस एक टर्न में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डीएनए हेलिक्स है इसको थोड़ा सा खोल के आपको दिखाया गया है। तो ये जो एक टर्न है यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो एक टर्न बन रहा है उस एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर मतलब जब एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ गया, अब ये हो गया एक बेस पेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस पेयर। जब तक ये अकेला था मतलब कि सिर्फ एडेनिन था तो हम इसे नाइट्रोजन बेस बोलते थे, लेकिन अब ये बेस क्या है, जुड़ गए आपस में, पेयर में आ गए, तो इसको बोलते हैं बेस पेयर। ऐसे ही ये भी क्या है, ये भी एक बेस पेयर है, ठीक है, इसको बेस पेयर बोलते हैं। तो एक टर्न में डीएनए की एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पिच कितनी होती है, पिच होती है इसकी, पिच होती है डीएनए की 3.4 nm नैनोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 nm। डिस्टेंस कितनी होती है बेस पेयर के बीच में, हमने ये तो पढ़ लिया कि 1 टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस, जैसे ये एक फर्स्ट बेस पेयर है, दिस वन, ये सेकंड बेस पेयर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरह से 10 बेस पेयर होते हैं। तो इस फर्स्ट बेस पेयर और सेकंड बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है हेलिक्स में वो कितना होता है, वो होता है 0. ये सब बेसिक चल रहा है अभी 34 nm, ये सारा अभी बेसिक चल रहा है, बट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई। पहली तो कि जब जो नाइट्रोजनस बेस होंगे जब वो आपस में बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो उसी को हम बेस पेयर कहते हैं, ठीक है, ठीक, बेस पेयर कहते हैं। और 1 टर्न में यानी डीएनए के एक टर्न में, जैसे ये 1 टर्न है, ये एक टर्न हुआ कंप्लीट, ठीक है, इसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, इसमें होंगे 10 बेस पेयर प्रेजेंट। डीएनए हेलिक्स का पिच कितना होता है, PITCH, पिच कितना होता है 3.4 nm और 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है 0.3 nm। ये सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि अगर बेस आपका अच्छे से रहेगा तो आगे ये भी कुछ चैप्टर्स है जिसमें आपको हेल्प काफी मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सब आपको ध्यान रखनी है। कुछ रूल्स जैसे मैंने आपको बोले भी कि हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक, डबल बॉन्ड है, दिख रहा है आपको। और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, इसके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और इस तरह से जब ये बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं तो ये
जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में जोड़ता है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ये क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, और हेंस इस तरह से जो ये आपको डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो आपको ये कुछ बेसिक चीजें जो हैं ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे ये होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बेसिक है काफी इस चैप्टर का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये अगर अच्छे से समझ गए तो ही आगे की स्टोरी बोल सकते हैं, मतलब आगे का जो ये चैप्टर है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि जिसको भी नीड हो, जो भी बच्चा अपनी 11th-12th की पढ़ाई कर रहा है और नीट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन आप 11th-12th के साथ साथ कर सकते हैं। अगर आप 11th-12th की एनसीईआरटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी आप नीट के पेपर उठा के देख लीजिए। एनसीईआरटी से जैसे के तैसे एग्जाम्पल्स वगैरह क्वेश्चन बना करके वहां पे दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, और वही मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी जो है पढ़ा रही हूँ डिटेल में। ठीक है, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका जो नीट की प्रिपरेशन है उसका बेस बहुत अच्छे से सेट हो जाए और आपको दिक्कत ना आए, इजी हो जाए आपके लिए नीट का एग्जाम। सो आप जो है इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पे बने रहिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जब भी वीडियो आए आप उसको पढ़ सकें। और ये सारी वीडियोस मैं एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में जो है तैयार करूँगी, ताकि आप इजीली वहाँ से जो है वीडियो को पढ़ सकें, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और इसी तरह आप जो है मेरे साथ बने रहिए। आगे के काफ़ी लेक्चर्स आएंगे रिलेटेड टू, अभी जो मैं चैप्टर चलाऊंगी वो चलाऊंगी रिलेटेड टू दिस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और हम पढ़ रहे थे सेल, तो इन्हीं से रिलेटेड पहले मैं सारे लेक्चर्स कवर अप करूंगी, देन वी विल गो फर्दर। ओके, सो थैंक यू सो मच।